नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो मेरा आज का टॉपिक है कंस्ट्रेंट्स इन फूड प्रोडक्शन, यानी खाद्यान्न उत्पादन में आने वाली समस्याएं। ठीक, तो फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो एक कृषि विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है कि यह जानना कि फसल उत्पादन में कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहला है अपना एबरेंट वेदर, यानी एक तरह से भारतीय कृषि की मौसम पर निर्भरता। जाहिर सी बात है कि आज भी हम मानसून पर निर्भर हैं, इसीलिए हमारी खेती को यानी भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। मौसम के अंतर्गत सूखा, बाढ़, असामयिक वर्षा, असाध्य वर्षा, अत्यधिक एवं लगातार वर्षा इत्यादि आते हैं, जो कि भारतीय मौसम की विशेषताएं भी हैं। तो इन पर निर्भर होने की वजह से कई कई बार हम उम्मीद में होते हैं कि थोड़ा पानी बरस जाता तो काम चल जाता, तो पता चला बाढ़ आने जैसी स्थिति बन जाती है। तो यही है, एबरेंट वेदर एक बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, सेकंड आता है श्रिंकिंग होल्डिंग, यानी सिकुड़ती हुई कास्तें। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह से कहें परिवारों का जो विघटन होता है उससे खेती का आकार सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है, और फार्म जोत जो हैं उनमें बढ़ोतरी तो हो नहीं रही है। ठीक है, ऐसे में जो लघु कृषक हैं उनकी संख्या 90% तक पहुंच चुकी है। और एक बात बता दें कि यहाँ जो खेती का वितरण है प्रति परिवार, वो 1.5 एकड़ से भी कम होता जा रहा है। यानी बस आप खेत में जीवन निर्वाह हेतु फसल उत्पादन कर सकते हैं। तो ये तो रही श्रिंकिंग होल्डिंग यानी सिकुड़ती हुई कास्ट। थर्ड है सस्टेनेबल इशू, यानी टिकाऊ जो बिंदु हैं उन्हें देखते हैं। तो निश्चित ही कहें, आज़ादी के बाद हमारे पास सस्य पद्धतियों एवं अधिक उपज वाली किस्मों का लगातार प्रयोग करते रहे हैं हम। तो इनके जो प्रयोग रहे हैं वो भले ही वैज्ञानिक रहे हों, लेकिन वो मृदा के लिए अच्छे नहीं साबित हुए। एक तरह से कहें कि हमने भूमि का कचूमर निकाल दिया है। ठीक है, जैसे उर्वरकों का अपर्याप्त प्रयोग। कई कई बार होता है कि हम ज़्यादा फसल उत्पादन की उम्मीद में ज़्यादा उर्वरक डाल देते हैं, तो इसका कदापि मतलब नहीं होता कि आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आप ज़्यादा वृद्धि करेंगे। खैर, भूमि के तत्वों का अधिक खनन, मृदा उर्वरता का घटना, उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग जैसा कि मैंने बताया, गंधक रहित उर्वरकों का लगातार प्रयोग, उर्वरकों का अपर्याप्त प्रयोग, पादप तत्वों का उपज में गिरता प्रभाव। ठीक, ये तो रहे अपने जो सस्टेनेबल इशूज़ हैं। फिर नेक्स्ट आता है लोअरिंग डाउन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। देखो, वाटर टेबल वो होता है जो भूमिगत जल का स्तर होता है। ठीक है, और लोअरिंग डाउन मतलब भूमिगत जल का स्तर जो है वो धीरे धीरे नीचे जाना। ठीक, आपको बता दें कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आगरा मंडल है, वहाँ पर पहले वार्षिक वर्षा पिछले दशक के पहले उसमें तकरीबन 750 mm से ज़्यादा थी, लेकिन इसी दशक के बाद इस समय लगभग हो गया है 650 mm से कम। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो भूमिगत जल है वो नीचे ही जाएगा, यानी उसे रिचार्ज होने के लिए दोबारा तो उतना पर्याप्त वाटर मिल नहीं रहा। तो जो धान्य फसलें हैं उनके उत्पादन में काफ़ी समस्या आने वाली हैं और आ भी रही हैं। वहीं अगर हम पंजाब एवं हरियाणा के प्रांतों की बात करें तो उसी प्रांत के अंदर ही वहीं उसी राज्य के अंदर ही वर्षा में तकरीबन 10 से 15% की भिन्नता पाई जाती है। पता चला कहीं बारिश ज़्यादा हो रही, कहीं बारिश कम हो रही है। ठीक है, और सिंचाई पर निर्भर रहने वाली फसलें जैसे धान वगैरह हो गए, तो इन सब में तो अच्छा खासा पानी चाहिए। तो वो पानी आप कहाँ से लाएंगे जब आपका भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा? हैं, या तो फिर ऐसा हो कि आपके पास पैसा है, फिर बोरिंग धीरे धीरे गहरी कराते रहिए, हैं, एक समय आएगा कि पानी ख़त्म हो जाएगा। खैर, नेक्स्ट पॉइंट है अपना बिल्ड अप ऑफ वीड, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीजेस, यानी खरपतवार, कीट, बीमारियों इत्यादि का पैदा होना।
तो खरपतवार जैसे बात करें गेहूं का मामा गेहूं में, ठीक है, और ओरोबेंच राई और सरसों में, मूंगफली में सफ़ेद गिरार, और जैसा कि धान में जिंक की कमी से होने वाला खैरा रोग, ये फसलों से अच्छा खासा टोल वसूलते हैं और कुल उत्पादन में 30 से 70% तक कमी ला देते हैं। वैसे बात करें कि विश्व खाद्यान्न उत्पादन में ये जो खरपतवार हैं उनकी वजह से 10 से 12% की कमी आ जाती है। और एक मुख्य बात यह है कि 210 मिलियन टन खाद्यान्न का नुकसान हो जाता है केवल खरपतवार एवं कीट से। खैर, मैं आगे के वीडियोस में अपने ये भी बताऊंगा कि सॉइल इरोजन से कितना बड़ा नुकसान होता है हमारे देश का, हमारे कृषकों का, यानी हमारा। मोटे मोटे तौर पर बता दें कि नाइट्रोजन जो वर्ष भर में मृदा की सतह के ऊपरी जो सतह होती है उसके बह जाने से या फिर उसके क्षरण से करीब 60 लाख टन नाइट्रोजन, 60 लाख टन फास्फोरस और 100 लाख टन पोटेशियम का नुकसान हो जाता है पूरे भारत भर में अकेले, जो कि अगर इस क्षति की हम पैसों में अनुमान लगाएं तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास आता है। केवल मृदा क्षरण से नुकसान होता है। खैर, वो बात की बातें हैं। नेक्स्ट टर्म आता है नो यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैनर्स। नो यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स में हमारे यहाँ के किसान जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर कम अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो इंडिजीनस तरीका है वो समझते हैं वही बेटर है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो नो यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैनर, जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनिक मैनर्स के कम यूज़ से उत्पादन हमारा घटता जा रहा है। हम जो फर्टिलाइज़र जो अप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह, इनमें हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स की अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक मैनर होते हैं उनमें डिकम्पोजिशन होता है और भी फर्दर प्रोसेसेस होती हैं जो सॉइल प्रोफाइल वगैरह जो हैं वो सब भी डेवलप करती हैं। लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं तो डायरेक्टली केमिकल्स हैं, बस आप डाल दे रहे हैं और प्लांट्स यूज़ कर ले रहे हैं। खैर, नो यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैनर भी एक कारण है कि अधिक उत्पादन ना प्राप्त करने का। अगला टर्म आता है नन अडाप्टेशन ऑफ इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स, यानी हमारे यहाँ के किसान जो हैं वो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनके कई कारणों से उपभोग नहीं कर पाते हैं, अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। एक पैसा भी काफ़ी कुछ मैटर करता है इसमें कि भाई उनके पास वर्तमान तकनीकों को हायर करने के लिए पैसे नहीं हैं। और दूसरी एक बात है कि अशिक्षा, यानी उनके पास जानकारी ही नहीं है कि ये सब तकनीकें आ चुकी हैं। तो ठीक ऐसे में कहा जा सकता है कि अशिक्षित किसान कमज़ोर किसान है। नेक्स्ट आता है रीजनल यील्ड गैप, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष में ही उत्पादन में ही काफ़ी कुछ अंतराल आता है। पता चला एक जगह खेत में इतना उत्पादन मिल रहा है, वहीं कुछ बगल के ही खेत में काफ़ी उत्पादन में कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें सारे खेतों के उत्पादन लगभग इक्वल करना होगा, बराबर करना होगा। ये जो गैप है उसे फिल करना होगा। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।